गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है और पिक्चर क्लैरिटी दोनों चीजें कंफर्म कर लें एक बार। मेरा थोपड़ा साफ साफ क्लियर दिख रहा है या नहीं? हम्म। चेहरे की झुर्रियां, दाग धब्बे सभी चीज दिखाई दे रहे हैं या नहीं? कंफर्म कीजिए एक बार बेटा। रचित, भूषण अग्रवाल, चेष्टा गर्ग, जसवीर, रचना, प्रवेश मीना, मुस्कान, खुशी, ईशांत, जसवीर, जिशो, जो भी लोग हैं यस सर लिख रहे हैं, मतलब मेरे चेहरे पर की झुर्रियां और दाग धब्बे आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तभी आप लोगों ने यस लिखा है बेटा। हम्म। इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं यार, इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं। हाँ, जूम करके खुद को दिखा दें क्या? तब आएगा समझ में। बेटा बहुत मजे लेते हो। बोल रहा हूँ चेहरे की जाद झुर्रियां और दाग धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो एकदम मजे ले रहे हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अमीनो, अभी भी लखनऊ के गांधी मैदान में अगर दौड़ लगाओगे ना तो मेरे से पीछे ही रहोगे, आगे नहीं आ पाओगे। चलो आ जाओ। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी। और इससे जो ठीक पिछला टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने पढ़ा था, और उसका एप्लीकेशन हो गया। फिर हमने आपसे एक चीजें और बोली थी कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और जो ठीक पिछला लेक्चर था उसमें हमने लास्ट में लेक्चर नोट्स में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको ध्यान हो अच्छे से। जो लैटिस एनर्जी का ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डेफिनेटली लैटिस एनर्जी की और एक लेक्चर बनानी होगी मेरे को, क्योंकि फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। और मैं ठीक इस लैटिस एनर्जी के बाद, टॉपिक के बाद, मतलब इस लेक्चर के बाद जो अगली लेक्चर होगी उसके बाद वाली लेक्चर में आपसे प्रैक्टिस, मतलब आज के लेक्चर के बाद जो अगली लेक्चर होगी उसके बाद वाले लेक्चर में आपके साथ, मुझे और मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है लाइव सेशन। मतलब जिस तरह से 13th वालों का लाइव सेशन प्रैक्टिस लेता हूं, कोऑर्डिनेशन वगैरह कुछ कुछ चीजों का, उस तरीके से आप लोगों की भी लाइव होनी है। मैं यहां बोर्ड पे क्वेश्चंस डालूंगा और हर एक क्वेश्चन के पीछे 30 सेकंड से 40 सेकंड का एक वक्त होगा, और उस वक्त में आपको सॉल्व करने हैं और मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैं रिपीटेडली आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आने, और मैं आपको क्वेश्चंस दे भी रहा हूं साथ में, बार बार समझा रहा हूं कि आप अपने डाउट्स पूछे। बहुत कम लोग व्हाट्सएप या किसी भी और जरिए मेरे से डाउट पूछते हो, लेकिन पूछते हो, कुछ लोग पूछते हो, बहुत कम लोग पूछते हो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप बना नहीं पा रहे हैं, नहीं बना रहे, एक्चुअली अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो बार बार बोल रहा हूं बेटा, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कोई काम का नहीं है जब तक कि आप बनाओगे नहीं और उसमें डाउट नहीं आएगा और डाउट को सॉल्व नहीं करोगे। समझ गए? ये तीनों चीजें जरूरी है, और डाउट आएगा ही आएगा, नहीं आना इंपॉसिबल है। अगर डाउट नहीं आने लगे तो फिर मैं आपके लायक पढ़ा नहीं रहा हूं, जान लो ये बात भी। फिर आपको एक लेवल और ऊपर की जरूरत है, इसलिए डाउट आने ही आने। तो आप सभी को मैं बार बार बोलता हूं, मेरे टीचिंग की जो सबसे स्ट्रांग चीज है दैट इज प्रैक्टिसिंग। सबसे स्ट्रांग चीज है। मैं खुद भी किसी टॉपिक को पढ़ाता कम हूं और प्रैक्टिस ज्यादा करता हूं साथ में,
करवाता हूं, एप्लीकेशन जिसको आप बोलते हैं। आप देख लो ना, मैंने एक दिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किया और एक दिन पूरा का पूरा एप्लीकेशन किया। हमने एक दिन आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी किया और 1 लेक्चर पूरा प्रैक्टिस किया। हमने 2 लेक्चर एटॉमिक साइज करे, उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया। तो मैं खुद एप्लीकेशन सैकड़ों और हजारों के भाव में करता रहता हूं, ठीक है। तो आप भी तभी आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी हो पाएगी जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं जो आपके क्वेश्चंस दे रहा हूं आप उसको करेंगे, ठीक है। तो आप इस टॉपिक का जो आपको क्वेश्चन मिला है आप उसको करके अच्छे से, आपके पास जो टाइमिंग है वो हमने क्या बोला, साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आएंगे। कब? इस लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर नहीं, उसके ठीक अगले लेक्चर में प्रैक्टिसिंग ही होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग आज का सफर आगे बढ़ाते हैं लैटिस एनर्जी का। और अगर कोई एक बार डाउट है आप लोगों को अभी पीछे में, तो एक बार आप लाइव हैं, आप मेरे साथ आप पूछ लें, हाँ सर डाउट है, अगर नहीं है तो वो भी कंफर्म कर दे कि सर डाउट नहीं है, प्लीज। जल्दी से। सभी लोग एक बार कर दे, बता दें कुछ डाउट है, अगर है तो कुछ पूछने लायक पूछ ले, नहीं है तो वो भी लिख दें कि नहीं है सर, प्लीज। तब तक मैं भी चाय पी ही रहा हूं। नहीं है डाउट, गुड, सभी लोग बताते जाए। गुड, अच्छी बात है, नहीं है डाउट, आ जाइए। फिर भी सभी लोगों ने नहीं लिखा, मैंने बोला था सभी लोगों को डिसिप्लिन होना सीखिए। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगी ना बेटा, लाइफ कोई काम का नहीं है आपके लिए, और लाइफ के लिए आप किसी काम के नहीं, यकीन मानिए डिसिप्लिन बेहद जरूरी चीज है। आइए, लैटिस एनर्जी, इट इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल्स। लैटिस एनर्जी किससे रिलेटेड है? आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्मेशन से। जैसे NaCl, अच्छे से देखोगे, जैसे MgO, जैसे Al2O3, Mg3N2, आयोनिक कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं। मेटल प्लस नॉन मेटल कॉम्बिनेशंस आर जनरली आयोनिक। आप ये भी समझ रहे हैं कि सामान्य तौर पर आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स, या मेटल और नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका आयोनिक कॉम्बिनेशन है। आ जाइए, तो हमने बोला लैटिस एनर्जी जो है ये रिलेटेड है किस चीज से? आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन से। और मेटल नॉन मेटल का जो कंबाइंड क्रिस्टल होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप आयोनिक बोलते हैं। आप देख ले, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, ठीक है। अब है, इसी के फॉर्मेशन से संबंधित है लैटिस एनर्जी। कैसे संबंधित है? तो एक आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत सारे छोटे बड़े स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है Na+ और Cl-, बट इसके फॉर्मेशन में बहुत सारे छोटे बड़े स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर सारे स्टेप्स को एक साथ देखना है और लैटिस एनर्जी को भी साथ में देखना है
तो उसके लिए एक साइकिल है, एक चेन है, स्टेप्स का सीरीज है, जिसको बोला जाता है बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट वही लिखने जा रहा हूं। स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ ionic solid crystals, stepwise formation of ionic solid crystals explained by Born-Haber cycle। ठीक है, हमने क्या बोला, स्टेप वाइज फॉर्मेशन आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल्स का, इसको एक्सप्लेन करते हैं किससे, बॉर्न-हेबर साइकिल से। अब ये क्या है बॉर्न-हेबर साइकिल, नेक्स्ट पेज में आते हैं और आपको हम समझाते हैं। आ जाइए, बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न और हेबर दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर स्टेप वाइज आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया 1900। ठीक है, ध्यान दीजिए, बॉर्न भी एक साइंटिस्ट है और हेबर भी एक साइंटिस्ट है। हेबर्स प्रोसेस आपने सुना होगा अमोनिया के बारे में, तो वही हेबर है। आ जाइए, कैसे फॉर्मेशन, मान लो लेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl, लेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बेटा देख अच्छे से, NaCl का फॉर्मेशन हम लोग मानते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और उसी को स्टेप वाइज उसके फॉर्मेशन को हम लोग देखना चाह रहे हैं। प्लीज देखिए, Na सॉलिड एलिमेंटल सोडियम ऐसा है, प्लस Cl2 बैलेंस करोगे तो हाफ मोल। दिस इज एलिमेंटल क्लोरीन। एलिमेंटल स्टेट तो हमने पढ़ाया है आपको, बॉन्डिंग इन एलिमेंटल स्टेट, आपको स्पेशली एक लेक्चर हमने उस पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एलिमेंटल सोडियम, एलिमेंटल क्लोरीन, अब ये कंबाइन हो रहा है तो आपका बन रहा है NaCl, आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल या सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, दोनों लिख सकते हो। जैसे मेटेलिक क्रिस्टल हुआ करता था वैसे ही ये है, अच्छे से। अब इस एक कंप्लीट इस कॉम्बिनेशन का एक डेल्टा H होगा, इस कॉम्बिनेशन का डेल्टा H होगा, सही है। हमने इस कॉम्बिनेशन के डेल्टा H को लिखा डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छे से सीखेंगे, कोई डाउट होगा उसी समय आप डाउट रेज करेंगे, बेटा कुछ भी डाउट नहीं रखना। ठीक है, आ जाओ, हमने क्या बोला, हमने बोला आपको कि एलिमेंटल सोडियम, एलिमेंटल क्लोरीन, दोनों ये एलिमेंट्स हमारे एलिमेंटल स्टेट्स में, ये जो हमारे एलिमेंट्स ये एलिमेंटल स्टेट्स में है, और ये दोनों कंबाइन कर रहा है तो सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, मतलब ये NaCl हमारा एक कंपाउंड तैयार हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन का, इस रिएक्शन का, रिएक्शन ही कह लो, जो डेल्टा H है, हमने इसका नाम लिखा डेल्टा HF, इंथैल्पी मींस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये एलिमेंटल सोडियम को एक्सप्लेन तो करो, ये था कैसे एलिमेंटल स्टेट में, हमने आपको पढ़ाया है मेटल एलिमेंटल स्टेट में मेटेलिक बॉन्डिंग से बंधा होता है, याद करो, था ऐसे, ढेर सारे सोडियम एटम बंधे हैं। ये कौन सा बॉन्ड था, मेटेलिक बॉन्ड, और ये किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में था, याद करें, BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पढ़ाया ना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लो जल्दी से जल्दी से, एग्जैक्टली 8 था। और एलिमेंटल क्लोरीन कैसा है, दो क्लोरीन एटम कोवेलेंटली अटैच होते हैं। अब आपको यहां से NaCl बनना है। हमने क्या लिखा पेज में कि स्टेप वाइज जो आप फॉर्मेशन करवाते हो आयोनिक कंपाउंड का, ये एक्सप्लेन होता है बॉर्न-हेबर साइकिल से। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, अभी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये जो लिखा हुआ ये स्टेप वाइज है, बिल्कुल नहीं, ये सिंगल स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन नहीं है, अभी ये सिंगल स्टेप है।
ठीक है, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इसी को एक्सप्लेन करेगा बॉर्न-हेबर साइकिल, सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपको करना क्या होगा, Na+ बनाना होगा और Cl-। तो बेटा Na+ का मतलब है Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन लूज Na कब करेगा, अब ये सोच के देखो, क्या आप सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जी नहीं सर, गैसियस फेस में। तो पहले आपको इस सॉलिड मेटल के क्रिस्टल को, ढेले को, लंप को, टुकड़े को आपको सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू गैस फेज में ले जाना होगा। और जब ये गैस फेज में पहुंच जाएगा, उसके बाद आप अगला स्टेप करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी पुट करके, तब ये गैसियस कटायन बनेगा Na+। उसी तरीके से Cl- है यहां पर। क्या Cl- का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ऐड करना। क्या आप Cl2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, नहीं सर। किस में ऐड करते हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम में। और हमारा एलिमेंटल क्लोरीन कैसा है, वो गैसियस मॉलिक्यूल है। तो हमें क्या करना होगा सर, एक बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा, और डिसोसिएट करने के बाद आइसोलेटेड अकेले अकेले एटम्स लाने होंगे। जब अकेले आइसोलेटेड एटम्स आ जाएंगे दोस्त, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज करेगा, समझ रहे हो। तब आपका अनायन आएगा, कटायन तैयार होगा, अनायन तैयार होगा, तब जाके कटायन अनायन का कॉम्बिनेशन होगा। तो कितने स्टेप्स निकले, पहला, हम इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर इसको सब्लिमेशन में ले चलो। दूसरा स्टेप, सर ये जब गैसियस एटम बन जाएगा, फिर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के, 2 स्टेप, तो गैसियस कटायन बनेगा। तीसरा स्टेप, इसके बॉन्ड को तोड़ना, तब ये एटम बनेगा। चौथा स्टेप, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी रिलीज होने के बाद। तो ये 4 स्टेप के बाद कटायन अनायन बनेगा, और वो कंबाइन होगा। 5वां स्टेप, 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। इसी को बॉर्न-हेबर साइकिल बोलते हैं। मैं स्टेप वाइज करवा के दिखाता हूं आपको, अच्छे से आ जाइए दोस्त। कोई भी डाउट आए, स्वागत करेंगे उसका। आ जाइए ध्यान से। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका सॉलिड मेटालिक क्रिस्टल है, आपने इसको देखिए, ये क्या करवाया, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं आप। सब्लिमेशन में जो सॉलिड को गैस में, आप जो इसमें इस स्टेप का जो डेल्टा H होगा, वो क्या होगा सर, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्लियर है। क्या बोलते हो इसको बेटा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों बोलते हो एटोमाइजेशन, क्योंकि ऐसा करने से एटम मिलता है, इस सब्लिमेशन के प्रोसेस से एटम मिलता। हमने आपको क्लियर सिखाया है, हर सब्लिमेशन के प्रोसेस से एटम नहीं निकलता है, मेटल में सब्लिमेशन के प्रोसेस से एटम निकलता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लो आपका आइस है, तो आइस में ढेर सारे H2O बंधे हुए हैं, और ये आइस आपका सॉलिड है। अगर आपने इसको सीधा गैस में कन्वर्ट कर दिया, H2O गैस में, तो ये सब्लिमेशन है। क्या इस सब्लिमेशन प्रोसेस में आपको एटम्स मिले, बिल्कुल नहीं, आपको मॉलिक्यूल मिले। इसलिए आप यहां पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे लगने वाले हीट को, लेकिन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं बोल सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन के दौरान हमें आइसोलेटेड एटम्स मिले। तो जब आपको आइसोलेटेड एटम्स मिलते हैं सब्लिमेशन के दौरान, तो उस सब्लिमेशन को एटोमाइजेशन कह सकते हो, लेकिन इस सब्लिमेशन को एटोमाइजेशन नहीं कह सकते हो। कुल मिला के एटोमाइजेशन प्रोसेस तब कहा जाता है जब आइसोलेटेड एटम्स मिलते हैं। क्लियर आया है समझ में आपको। अब आ जाओ, देख लो अच्छे से। तो हमारा गैसियस एटम मिला। अब अगला काम क्या करना है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करना है हमें। चलो लूज कर दो, ये ले लो, ये हमने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये जो आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया है, ये आपको 1 मोल लिया आपने, 1 मोल मिल गया, ठीक है। अच्छे से देखिएगा बेटा, कोई डाउट हो तुरंत पूछिएगा। तो इस प्रोसेस को आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने करवाया, तो इस स्टेप का जो आपका डेल्टा H होगा क्या होगा
सर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद हमारा क्या बन के तैयार होगा, Na+ आइसोलेटेड, यहां पर Na हो जाएगा मेटल की जगह, आइसोलेटेड गैसियस आयन। अच्छे से सीखना बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, Na लिख देता हूं वहां, Na, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आयन, एटम से आयन। अब इसी तरीके से क्लोरीन को आ जाओ, क्लोरीन आपका गैस था, एलिमेंटल क्लोरीन। आपको यहां पे इसका क्या करना पड़ेगा, ध्यान से एटोमाइजेशन कराना पड़ेगा। एटोमाइजेशन क्यों एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन इसलिए क्योंकि अब अगर हम बॉन्ड ब्रेक करें तो एटम मिलेगा, आइसोलेटेड एटम्स मिलेगा, इसलिए आप इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कह सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एटोमाइजेशन कह सकते हैं। तो हमें कितनी, आधा मोल को ही करना है क्योंकि 1 मोल क्लोरीन लाना है। तो हमारे स्टेप का जो डेल्टा H होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। सोचो कैसे, आराम से सोचो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छे से देखिएगा बेटा, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट it in isolated gaseous atoms। ठीक है, क्या लिखा हमने, किसको बोल रहे हैं आप, अच्छे से पढ़िए। हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको तोड़ना है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स तोड़ना है। तो ऐसा करने में और तोड़ के आइसोलेटेड गैसियस एटम में पहुंचाना है, तो हमें 1 मोल तोड़ना होगा कि आधा मोल, आधा मोल। क्यों, क्योंकि अगर आपने 1 मोल क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ा तो आपको यहां से 2 मोल एटम्स मिलेंगे और इक्वेशन साफ है, हमें 1 मोल ही क्लोरीन एटम चाहिए, तो आधे मोल को ही तोड़ना होगा। इसलिए इस स्टेप का जो डेल्टा H होगा वो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी क्लोरीन, उसका आधा होगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, बनेगा क्लोरीन का गैसियस एटम। क्या बनेगा, गैसियस क्लोरीन एटम्स, गैसियस एटम्स बनेगा। अब आपको क्या करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। क्या करना है दोस्त, सर इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेंगे तो इस स्टेप का जो डेल्टा H है दैट इज एक्सोथर्मिक, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है, इस स्टेप का मान लो, इस स्टेप को आपने डेल्टा H1 लिख दिया, इस स्टेप को आपने डेल्टा H2 लिख दिया, और इस स्टेप को आपने डेल्टा H3 लिख दिया, इस स्टेप को आपने डेल्टा H4 लिख दिया। तो इस स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी। तो अल्टीमेटली आपका क्या आएगा, सर अल्टीमेटली जो हमारा आएगा वो होगा Cl माइनस गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस आयंस। आराम से अच्छे से सीखेंगे आप। हमने बोला कि 5 स्टेप इन्वॉल्व होगा, 4 स्टेप हमने दिखा दिया। अब आइसोलेटेड गैसियस आयंस आपके आ गए, ये लीजिए, हमने थोड़ा बड़ा दिखाया क्योंकि आपको पता है अनायन कटायन से बड़ा होता है। अब हमने एक कटायन और एक अनायन बनाया और दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो अगर इस समय मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो टेंस टू 0, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, -K(Q1Q2)/R होता है। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 ऑपोजिट चार्ज R डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं -K(Q1Q2)/R। तो चूंकि R इनफिनाइट है, शुरू में दोनों बहुत अलग है, मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो उस समय इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो करीब करीब 0 हो गई। फिर से अच्छे से देख ले, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा भी लैटिस एनर्जी के टाइम वक्त अगर कंफ्यूजन आया तो बेटा आगे बवाल हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है
पीछे आपके सारे चीजों का अभी तक समअप होने जा रहा है। साइज का भी काम है, शिल्डिंग का भी काम है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी काम है, एफिनिटी का भी काम है। इसलिए अच्छे से इत्मीनान से देखिए मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुरू से देख लें आप। मैंने बोला लैटिस एनर्जी रिलेटेड है आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl, MgO, Al2O3, Mg3N2 वगैरह वगैरह। हमने बोला आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है जो सामान्य तौर पे आयोनिक होता है। फिर हमने बोला कि आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर उनको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करा जाए तो इस चीज को बॉर्न हेबर साइकिल एक्सप्लेन करता। एक्चुअली बॉर्न और हेबर दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये साइकिल, ये सीरीज या स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन रेडी किया। हमने एक एग्जांपल बॉर्न हेबर साइकिल के लिए उठा लिया NaCl। तो NaCl को एलिमेंटल स्टेट से आपको फॉर्म करना होगा, फॉर्मेशन। तो एलिमेंटल स्टेट में हमारा सोडियम BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फंसा हुआ था। आपको BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, हमने करवाया हुआ है। एक क्यूबिक बॉडी होती है और इसकी क्यूबिक बॉडी के सारे कॉर्नर्स पर सोडियम एटम्स होते हैं, सही है ना बेटा। और सेंटर पे भी एक सोडियम एटम होता है और एक सेंटर पे भी सोडियम एटम होता है। तो कुल मिला के हर सोडियम, हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 सोडियम एटम से घिरे होते हैं। हर एक सोडियम 8 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एलिमेंटल स्टेट में क्लोरीन क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अब जो आपको NaCl बनाना है तो Na पर प्लस लाना है और Cl पर माइनस लाना है। लेकिन प्रॉब्लम है सोडियम मेटेलिक से आप तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, तो आपको इसको गैस के फेज में ले जाना होगा। और क्लोरीन मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे, तो आपको भी इसको गैस एटम फॉर्म में ले जाना होगा। एटम फॉर्म में लाने के लिए हमने सोडियम सॉलिड क्रिस्टल को सब्लिमेशन किया। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में ले जाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, और इस इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रोसेस से 1 मोल एटम आता है। 1 मोल एटम जब क्रिस्टल में बंधा है, अगर 1 मोल एटम है तो उससे 1 मोल ही एटम फ्री गैस के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों। हमने बोला कि हर वक्त सब्लिमेशन को आप एटोमाइजेशन, इंथैल्पी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई कोवेलेंट का मॉलिक्यूल है, अगर आप वो सॉलिड है, सब्लिमेशन कर रहे हो, वो मॉलिक्यूल सॉलिड से गैस में चला गया, तो भैया मॉलिक्यूल तो अभी भी मॉलिक्यूल ही है, एटम नहीं मिला। तो जब तक एटम नहीं मिलता तब तक आप एटोमाइजेशन प्रोसेस नहीं बोलते, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोला जाएगा, बट यहां पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप दोनों बोल सकते हो। तो बेसिकली हमने अब गैसियस एटम लाया। जब गैसियस एटम अपना आ गया, ये गैसियस एटम है, जब गैसियस एटम्स अपना आ गया, अब हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो हमारा कटायन आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज करके। तो स्टेप 1 ये था, डेल्टा H1। स्टेप 2 ये है, इसको क्यों ना दूसरे कलर से लिखा जाए स्टेप को, और ये अपना स्टेप 2 है इंथैल्पी। स्टेप 3 में हमने क्या किया, अब क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और आइसोलेटेड एटम। तो आप इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें एटम मिल रहा है, सही है। तो हमारा इस स्टेप का जो डेल्टा H निकलेगा वो क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कुछ भी होती होगी उसका आधा ही लगेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि हमें 1 मोल क्लोरीन एटम्स चाहिए, और 1 मोल लाने के लिए हमें आधे मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल को ही ब्रेक करना होगा, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है कि 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी होगी। तो 1 मोल को तोड़ने में 240 किलो जूल पर मोल लगता है क्लोरीन को तोड़ने में, तो हमें आधे मोल को तोड़ने में 120 लगेगा, और उसी से हमें 1 मोल एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल से 2 मोल एटम्स आते हैं, Cl2 है, तो आधे मोल मॉलिक्यूल से 1 मोल एटम्स आएंगे। इसीलिए हमारा इस स्टेप का जो डेल्टा H होगा दैट वुड बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी आधा होगा। अब एटम्स आने के बाद अगला स्टेप हमने क्या किया, आपको दिखाया कि अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में जो रिलीज होती है एनर्जी, आप उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। -EA1 रिलीज हुआ तो हमारा गैसियस आयंस रेडी हो गए। अब 5वां स्टेप दोनों को करीब लाने का है। अब दोनों को करीब लाइए,
जब आप दोनों को करीब लाएंगे बेटा, अच्छे से देखें आप, तो आर को आप कम करेंगे। जब आर को आप कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। नेगेटिव में बढ़ना मतलब कम होते जाना है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। आर घटाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगी, और वो वैल्यू जब बढ़ेगी तो नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब होता है घटना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटते चली जाएगी। सही है। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा। एक समय में ये इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा। सही है। Na+ और Cl- इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा। यहां आते आते तक इसने एक एनर्जी रिलीज कर दी है, डेल्टा H5। आराम से सुनेंगे, रिलीज क्योंकि ये साफ दिख रहा है, ये देखिए रिलीज जो एनर्जी हुआ ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। ये जो स्टेप है ये अट्रैक्टिव फोर्स का स्टेप है। सही है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स के ऑपरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी घटती चली गई, मतलब ये एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया। कैसा स्टेप हो गया बेटा? एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया। अच्छे से सुनोगे। और जो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक, आप समझ रहे ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, जीरो से घटते जा रही, मतलब रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो डेल्टा H5 -U0 लिखा हमने। क्या लिखा? -U0। इसी को आप लैटिस एनर्जी बोलेंगे। अच्छे से सीखते जाए। क्या बोलेंगे इसी को? लैटिस एनर्जी। तो हमने आपको लैटिस एनर्जी वाला स्टेप कराया। अब ये आपका यहां आके NaCl आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल हो गया। सर अगले पेज में और अच्छे से इसको समझा दो। बिल्कुल दोस्त, आप तैयार रहें डाउट पूछने के लिए अपना। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। नाउ क्या हमने बोला? ये जो आपका यहां पर Na+ गैसियस कटायन था, लैटिस एनर्जी के स्टेप को समझने की कोशिश करें। और ये Cl- गैसियस अनायन है। इसी प्रोसेस में, समझ रहे हो ना, जब दोनों को हमने क्लोज किया है तो हमारा क्या तैयार हुआ है? NaCl आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल। ये ठीक मेटेलिक क्रिस्टल की तरह होते हैं। जैसे यहां पर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है FCC। क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है? FCC। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। और इस प्रोसेस का जो डेल्टा H है वही है आपका -U0, लैटिस एनर्जी रिलीज की गई है। ये एक्सोथर्मिक स्टेप है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें ये कैसे है। FCC हमने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर, फिर भी एक रिपीट कर देता हूं। एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स पर कैसे FCC होता है? ऑल्टरनेट कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर Na+, दूसरे पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। सही है। और जो बाकी कॉर्नर्स बच गए उस पर है Cl-। सही है। अब आप देखें कि हर एक Na+ कितने Cl- से जुड़ा हुआ है। ठीक से देखिए, हर एक Na+ कितने Cl- से जुड़ा है। ये देखिएगा इस Na+ को, ये एक Cl- यहां है, एक Cl- यहां है, एक नीचे। अब इस क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब है। सही है बेटा? ये देखिए ऊपर भी क्यूब, दाएं भी क्यूब और आगे भी क्यूब। ये क्यूबिक बॉडी है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। FCC का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हर फेस पर क्यूब ही क्यूब है। अल्टीमेटली ये बोल लो एक क्यूब सेंटर पे, क्यूब ही सेंटर पे, चारों तरफ क्यूब, दाएं भी क्यूब, बाएं भी क्यूब, आगे भी क्यूब, पीछे भी क्यूब,
ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब। तो अगर किसी कॉर्नर का Na+ ले लो तो उसके अपने क्यूब के एक दाएं, एक पीछे और एक नीचे होगा ना बेटा, 3 Cl-। अब इस क्यूब के आगे जो क्यूब होगा 1 Cl-, ऊपर जो क्यूब होगा 1 Cl-, बाएं जो क्यूब होगा 1 Cl-। समझ रहे हो? और दाएं तो खुद के ही बॉडी का एक हिस्सा है, पीछे खुद की ही बॉडी का, तो एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ? 6। उसी तरीके से एक Cl- भी 6 Na+ से घिरा है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तरीके का इसमें बोला जाता है, एक कटायन का, एक अनायन का। जरूरी नहीं है कि जितनी बॉडी से कटायन घिरा हो उतनी ही बॉडी से अनायन भी घिरा हो। आप सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में इसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे each Na+ is surrounded by 6 Cl- and each Cl- is surrounded by 6 Na+ ions। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पहले कटायन का बोला जाता है, फिर अनायन का, 6:6। उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आई होगी। ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखें क्या मैं बता रहा हूं। तो हमने बोला आपको पहले लैटिस एनर्जी को समझना होगा। लैटिस एनर्जी यही स्टेप है, ये वाला स्टेप, यहां पे लैटिस एनर्जी लास्ट स्टेप। ये सब लैटिस एनर्जी कुछ नहीं है। लैटिस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला स्टेप है बेटा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला, जब गैसियस कटायन और गैसियस अनायन कंबाइन होके आयोनिक क्रिस्टल बनाते हैं। और ये देखने में लगता है कि एक Na+ एक Cl-, ये 1 मोल एटम था, 1 मोल आयन है। तो इस कंपाउंड में भी 1 मोल Na+ है और 1 मोल Cl- है, जो कि इस तरह से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में बटा होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर में, जैसे मेटेलिक क्रिस्टल में होता है। अच्छे से समझते जाइए। और इसी के फॉर्मेशन में यहां जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी। तो आप लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? सोचिए 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 सोचिए, अब वक्त है डेफिनेशन बनाने का। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं। सामान्य तौर पे लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ते। हम लोग पहले टॉपिक को समझते हैं और फिर डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। और यही साइंस, कॉम्पिटिटिव साइंस यही है। अच्छे से देखिए, आप क्या बोलेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में? क्या है ये? रिलीज एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी? बोलोगे सर रिलीज एनर्जी, क्योंकि आयंस ऑपोजिट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है। तो आप बोलोगे कि सर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज की जाती है, कब? जब आयोनिक कंपाउंड या क्रिस्टल तैयार होता है। कितना? 1 मोल। डिफाइन करना स्टैंडर्ड 1 मोल के लिए। तो 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल जब तैयार होता है, किस चीज से तैयार होता है? एटम्स से, कि एलिमेंट्स से, कि आयंस से? तो सर लैटिस एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप है, इसलिए सर आयंस से बोलना जरूरी है। क्लियर हुआ? अगर आप बोल दोगे एटम्स से तो गलत, अगर आप बोल दोगे एलिमेंट्स से तो और गलत। एटम वो है, एलिमेंट वो है, वहां लैटिस एनर्जी नहीं डिफाइन हुआ। एटम ये है, एलिमेंट वो है, एटम ये है, यहां भी लैटिस एनर्जी डिफाइन नहीं हुआ। लैटिस एनर्जी यहां डिफाइन हुआ आयन से। तो आपको डेफिनेशन जो बोलना है बेटा, वो क्या बोलना है दोस्त मेरे? अच्छे से देखें आप। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ओ रिलीज्ड व्हेन, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? 1 मोल ऑफ
पता नहीं क्यों हो रहा है, 1 मिनट। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो लैटिस एनर्जी है ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये रिलीज की हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सही है, रिलीज ही हो रहा है। जब आप 1 मोल आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करवाते हैं, 1 मोल आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करवाते हैं, 1 मोल, ठीक है, डेफिनेशन में 1 मोल बोलना जरूरी है। कहां से, तो ये बड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, ठीक है। जब हम 1 मोल आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करवाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस से, गैसियस आयंस से 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो रिलीज की गई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, आप इसी को बेटा क्या बोलते हो, लैटिस एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, एटम्स या एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद है आपको अभी लैटिस एनर्जी का एक बेसिक डेफिनेशन समझ में आया होगा। बाय इक्वेशन करना चाहते हैं तो बाय इक्वेशन यही बात हुई, m प्लस गैसियस x माइनस गैसियस mx, और इस स्टेप का जो डेल्टा h है दैट इज माइनस लैटिस। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिलीज होगा हमेशा। उम्मीद है आपको समझ में आया। और ये स्टेप बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है, ये स्टेप जो है वो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है। इसलिए एक बात तो निश्चित है कि ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। आपको उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, फिर भी आपके लिए एक स्कोप है, आप यहां पर अच्छे से वीडियो को रोके, पॉज करें, देखें, और यहां तक के पेज 1 टू पेज 5 में आप अपना पहले डाउट निकालें। मैं एग्जैक्टली 2 मिनट का आपको वक्त दे रहा हूं, या कह लीजिए कि ब्रेक दे रहा हूं, लेकिन आप पहले अच्छे से बेटा डाउट निकाल लो, बढ़िया ढंग से देख लो, सारे पेज के स्क्रीनशॉट्स को आगे पीछे करके एक बार स्क्रीनशॉट भी मार ही लो, लेना है तो मैं दिलवा दे रहा हूं, ताकि आप डाउट ढूंढने के लिए आपको वीडियो को आगे नहीं करना हो। लो पेज 1 का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज 2 कर रहा हूं, पेज 3 पे जा रहा हूं, पेज 4 पे आ रहा हूं, और फिर पेज 5 पे आ रहा हूं। अब इन 5 पेजों का, पेज 1 पे वापस कर दे रहा हूं, आप इन 5 पेजों का स्क्रीनशॉट लेकर के पहले अच्छे से 2 मिनट का खुद को वक्त दे के देख ले, कहां पे छोटी छोटी चीजें डाउट है, या मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है। 2 मिनट का वक्त या ब्रेक कह लो, प्लीज जल्दी से ढूंढे आप इसको।
हमने डाउट बोला आप लोगों को पूछने के लिए कि जो भी डाउट है वो आप एक बार देखें, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं नहीं है, कोई डाउट नहीं, सभी लोग लिख रहे हैं नो डाउट। फिर भी कुछ लोग, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो एक बार कम से कम एटलीस्ट इतना बता दे कि हाँ डाउट नहीं है। हालांकि हमने खुद ही क्वेश्चंस जो बच्चों की तरफ से सामान्य तौर पे अब 55,000 से ऊपर बच्चे हो गए यार, पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स हो गए, तो आइडिया आ जाता है ना कि एक ये डाउट आ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग खुद हमने लेक्चर को प्लान कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी कुछ भी डाउट हो आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज पूछिए। आप लोगों ने फिलहाल लिखा नो डाउट सर, गुड। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, अब क्या करने वाला हूं, पहले मैं ये जो NaCl ही हमने बनाया एक सिंगल स्टेप में, जो यहां पे हमने लिखा है, उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट किया जाए। ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ, पेज नंबर 6 है ये, कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of formation, डेल्टा HF। ध्यान से, डेल्टा HF का अब अपन कैलकुलेशन करते हैं। मतलब आपने अभी NaCl बनाने का जो ढेर सारा स्टेप्स उसमें इस्तेमाल किया है, कितना स्टेप्स इन इस्तेमाल किया बेटा, देख तो 5 स्टेप है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5। तो हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हुआ, मान लो फॉर NaCl करता हूं, तो क्या था NaCl के लिए, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैसियस फॉर्मिंग NaCl सॉलिड प्लस डेल्टा HF। ठीक है, प्लस नहीं लिखना है, ऐसे डाउट इस इक्वेशन का। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू NaCl का अगर आप निकाल रहे हो, पहले डेल्टा H1 आया, जितने स्टेप आए सबका एल्जेब्रिक सम, सही है, क्या किया हमने, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ all kind of enthalpies involved, जितने भी तरह के इसमें इंथैल्पीज इन्वॉल्व हुए, शामिल हुए, उन सबों का क्या हो गया आपका एल्जेब्रिक सम, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो जाएगा। NaCl के फॉर्मेशन में जितने भी तरह के इंथैल्पीज इन्वॉल्व हुए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, सबका सम ही हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा अल्टीमेटली, जैसे NaCl के लिए करता हूं। डेल्टा H1 क्या था, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, सही है बेटा। डेल्टा H2 क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ सोडियम। डेल्टा H3 क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय 2 था, आधा ना। और डेल्टा H4 क्या था, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्लोरीन का। और डेल्टा H5 क्या था, माइनस लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। डेल्टा H5 क्या था, माइनस लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। अब सबका एल्जेब्रिक सम, Na का, सोडियम का आपका 108 किलो जूल पर मोल होता है, तो पर मोल क्यों नहीं लिखेंगे, एक मोल NaCl बना ही रहे हैं तो पर मोल क्यों लिखे हम, एक मोल तो ही जरूरत है ना, तो एक मोल के लिए 108 ही लगेगा, क्योंकि पर मोल 108 होती है वैल्यू सब्लिमेशन की, सोडियम मेटल की हमने वैल्यू करवाया हुआ भी था, सोडियम का 108 और सबसे ज्यादा वहां कम था नीचे सीजियम का 78। नेक्स्ट आ जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 495 किलो जूल होती है पर मोल, तो यहां एक ही मोल इस्तेमाल हो रहा है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है क्लोरीन की 240 किलो जूल पर मोल। क्या बोला बेटा,
ये जो आप क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ोगे तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 240 किलो जूल पर मोल। तो एक मोल के लिए 240 किलो जूल, हमें एक मोल तोड़ना है या आधा मोल, आधा मोल, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 है। तो हमारे इक्वेशन में कितना लिखाएगा, प्लस 120 किलो जूल ना, 240 नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि 240 पर मोल है और हमें आधा मोल के लिए निकालना है, तो बाई 2 हो गया। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है माइनस 348 किलो जूल पर मोल। तो एक ही मोल क्लोरीन है, सही है दोस्त, एक ही मोल क्लोरीन है। और प्लस लैटिस एनर्जी होती है माइनस 734 किलो जूल पर मोल। अच्छे से देखिए, अब अगर इन सब का हम समेशन इस्तेमाल करें, सम आराम से कीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 600 703 703 723 किलो जूल, और माइनस ये हो जाएगा 1082 किलो जूल। अब इसको माइनस कर लो आप, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, मान लो 3 ही है अगर, तो 330, ये लीजिए। आपने क्या देखा, इसका मतलब आपने क्या देखा, यहां पे जब आप NaCl, Na और क्लोरीन डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे थे, तो इस केस में ये माइनस 360 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई नेट एनर्जी। समझ में आया, मतलब इस आयोनिक कंपाउंड को एलिमेंट से जब आप बनाते हैं, इस आयोनिक कंपाउंड को जब आप एलिमेंटल स्टेट से तैयार करते हैं, तो आपको नेट 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यही वजह है कि NaCl स्टेबल है। अगर किसी चीज के फॉर्मेशन में नेट आपका इन्वॉल्वमेंट एनर्जी का नेगेटिव है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो वो प्रोसेस अपने आप होता है और ऐसा कंपाउंड स्टेबल होता है। तो NaCl के स्टेबिलिटी के पीछे का कारण यह है कि लाख उसके बनने में बहुत तरह की परेशानियां भी आई, बहुत तरह के एनर्जी हमें देने पड़ गए, लाख उसके बनने में हमें बहुत तरह की एनर्जी देनी पड़ गई हमें, बावजूद उसके जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी ने सारे पापों को, सारे कुकर्मों को ढक दिया है। इसलिए कहते हैं यार, जीवन में कुछ तो पुण्य किया जाए कि अपने सारे पाप ढक जाए और अल्टीमेटली हम लोग स्टेबल और एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन वाले कहलाएं। तो मतलब स्टेबिलिटी पानी है, शोहरत पानी है, तो हमें बुरे कर्म तो रोक नहीं सकते, ठीक है, मिनिमाइज करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाते हैं। पढ़ाई ना करना, क्लासेस एब्सेंट होना, हमारी क्लास लगी हुई है और यार तुम बाहुबली देखने निकल गए हो, ये सारे इंडोथर्मिक वाली चीजें हैं। तो कुछ करके अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके, अच्छे जेई में रैंक निकाल के, नीट में रैंक निकाल करके सारे इंडोथर्मिक इंथैल्पीज को ढक दें कि लोग उन चीजों को ना याद रखें, अल्टीमेटली इसको याद रखें। तो एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब बोला जाएगा कि होता है, जब उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव। हमने क्या बोला है कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब बोला जाता है कि होगा, जब उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव। अगर इंथैल्पी ऑफ देख बेटा, लैटिस तो हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लैटिस एक सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप है लैटिस, और ऑपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन है, यहां एफ अट्रैक्टिव है, तो लैटिस तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, यह तो तय है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जब एक्सोथर्मिक हो, मतलब सारे पॉजिटिव निगेटिव जोड़ के जब माइनस आए, तब जाकर के वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और कहा जाता है कि स्टेबल है आयोनिक कंपाउंड। देखो मैं पेज में 7 में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से। सो एन आयोनिक कंपाउंड इज said to be, ध्यान से बेटा, to be stable only when its enthalpy of formation becomes, only when its enthalpy of formation becomes negative। अब दो चीजें हैं, नेगेटिव और ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन। अब बेटा दो चीजें हैं, ध्यान से देखना, हमारे इस डेल्टा HF में
जो टोटल है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक सम है दो तरह की एंथैल्पीज का, एक कुछ डेल्टा एच पॉजिटिव और कुछ डेल्टा एच नेगेटिव। हमको फाइनली नेगेटिव लाना है, इसका मतलब इसको कम और इसको ज्यादा लाना है बेटा। अब ये नेगेटिव में है कौन कौन, जरा इस चीज को देखना, इस नेगेटिव वैल्यू में आखिर कौन कौन हो सकता है, यह समझने की जरूरत है। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा लैटिस एनर्जी। अभी अभी आपने देखा, बोलोगे सर दिखा दो, बिल्कुल देख लो, एफिनिटी और लैटिस। अब फिर अगला आ जाओ, एफिनिटी भी लैटिस। अब एफिनिटी नेगेटिव भी हो सकता है, एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन लैटिस नेगेटिव होगा ऑलवेज। सर ये आपने क्या बोला? बिल्कुल सही बोला, हमने बोला कि एफिनिटी कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है और एफिनिटी कभी कभी पॉजिटिव भी। सर कैसे कैसे कैसे, क्यों नहीं हो सकता, दिमाग में लाओ ना। मान लो अगर आपका फ्लोरीन से आपने फ्लोराइड बनाया तो नेगेटिव, आपने क्लोरीन से क्लोराइड बनाया नेगेटिव, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनाया नेगेटिव, और आयोडीन से आयोडाइड बनाया नेगेटिव, बाकी कुछ भी बनाओगे तो पॉजिटिव ही ना होगा जी। ओ से ओ माइनस, ओ से ओ डबल माइनस बनाओगे तो E1 E2 पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो, N से N ट्रिपल माइनस बनाओगे, E1 E2 E3 फाइनल पॉजिटिव, C से C पर 4 माइनस बनाओगे पॉजिटिव। आप समझ रहे हो ना? तो ये नेगेटिव सिर्फ 4 ही केस में होगा और बाकी सारे एनायन के केस में पॉजिटिव। और नेगेटिव में भी ये स्मॉल नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव हो भी गया तो बड़ा नेगेटिव नहीं होता, स्मॉल नेगेटिव होता है। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, -348 किलो जूल पर मोल। और आप पिछला एग्जांपल में देखें ध्यान से, -348 और -734, ये पीटी का हाईएस्ट एफिनिटी है, पीटी का हाईएस्ट एफिनिटी है। और ये पीटी का लैटिस एनर्जी के मामले में लोवेस्ट तो नहीं बोल लो, लेकिन करीब करीब लोवेस्ट है। हां, पीटी का लोवेस्ट तो नहीं लेकिन करीब करीब लोवेस्ट है। मैं आगे सिखाऊंगा आपको। लैटिस एनर्जी की वैल्यू लोवेस्ट -500 है पीरियोडिक टेबल में, मैं आगे दिखाऊंगा, और हाईएस्ट लाखों और 10 लाख वैल्यू में भी है। तो आप समझ ले, और ये हाईएस्ट -348, बाकी लेंगे तो -200 -100 और बाकी तो प्लस में चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इक्वेशन को नेगेटिव करने की जिम्मेदारी अकेले करीब करीब किसकी है? लैटिस की है। समझिए चीजों को। इसीलिए बहुत सारे लोग घुमा फिरा के, या बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है, वो सीधा बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली वो है गलत। आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन उनके गलती में भी हम स्कोप ढूंढ रहे हैं कि उनका गलती आया कहां से। एक्चुअली इस इक्वेशन को नेगेटिव करने की जो जिम्मेदारी है, वो पूरी जिम्मेदारी अकेले किस बेचारे को उठानी पड़ रही है? लैटिस एनर्जी को। क्योंकि एफिनिटी एक तो नेगेटिव हो भी सकता और नहीं भी, अगर नेगेटिव हुआ भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव एफिनिटी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आन गिरती है? लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो सामान्य तौर पर इसीलिए हम ये बोल करके निकल सकते हैं, देखो हमने लिख दिया कि ये टोटल जो है हमारा ये नेगेटिव होना है, और ये नेगेटिव जो है ये दो तरह का हो सकता है, जिसमें सारी जिम्मेदारी करीब करीब इसी के ऊपर। मन्नू सर के चेहरे को ना घेरे, अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लगता है यार, तो इसको मन्नू सर के ऊपर से घुमा ले। सॉरी सर, आपके सर के ऊपर भी टेंजेंट हो गया सर। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर। तो हम लिखते हैं इस चीज को, लिखे बिना छोड़ेंगे नहीं क्या। सो इट इज लैटिस एनर्जी अलोन, या इट इज लैटिस एनर्जी विच इज ऑलमोस्ट entirely responsible for making heat of formation negative, हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव बनाने के लिए सामान्य तौर पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसको उठाना पड़ती है? करीब करीब ऑलमोस्ट किसको? लैटिस एनर्जी को। तो आप इस तरह से यह भी कह सकते हैं, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसमें कोई दो राय नहीं है,
कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छा। तो हमने NaCl का आपको करके दिखाया वैल्यू, जो -360 किलोजूल पर मोल है। आज के लैटिस एनर्जी के इंट्रोडक्शन सेशन में आपसे मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, आपको जल्दबाजी में इसका आंसर करना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन हमने ओपन किया है, आपको जल्दबाजी में इसके आंसर करने हैं। इस लाइव सेशन में आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा आपके सामने। ये है, हमने एक बॉर्न-हेबर साइकिल यहां पे MX3 कंपाउंड का क्रिएट किया है, ठीक है, और हमने उसका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा पहले, M सॉलिड प्लस 3/2x2 गैस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -750 किलोजूल पर मोल, MX3 बना। अब हमने स्टेप वाइज बॉर्न-हेबर साइकिल दिखाया आपको, और इस स्टेप का हमने Q लिखा है। आप इसका हमें Q1/50 का वैल्यू बताएं। यहां पर Q1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस X का। मैं इस लाइव सेशन में आपसे इसका रिप्लाई चाहूंगा, फिर मैं आज जाऊंगा यहां से। जल्दी से बताइए प्लीज, सभी लोग पेन पेपर निकालें और तेजी से सॉल्व करें। पेन पेपर निकालें और जल्दी से आप इसे सॉल्व करें। कंसिडर द फॉलोइंग बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ MX3 सॉलिड। मुझे इसका आंसर चाहिए, और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं ये सेशन खत्म करूंगा। क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके?